मिटा देता हूं। सबको पता है कि इस मीटिंग में कितना दम बच रहा है, पहले ये देखो। अभी है ठीक। अब सबको पता है कि इसको घुमाएंगे, ये अंदर घूमेगी तो इसमें करंट बनेगी, इसे घुमाएंगे तो अंदर करंट बनेगी, ठीक। लेकिन अब असली इंजीनियरिंग अब हमें क्या चालू करनी है कि ये जो ईएमएफ या करंट बन जाएगी उसको बाहर एक स्टेबल सर्किट में कैसे लेके आए कि जब हम बल्ब जलाएं तो बल्ब ना घूमे। वोल्टेज, दो तार निकल के आ जाए, दो तार। अब उन दो तार से हमारी इच्छा कि हम बल्ब लगाएं या पंखा चलाएं, ठीक है। हाँ बेटा, ऑन है, रिकॉर्डिंग होने, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अब एसी जनरेटर। इसी का ही टॉपिक है ये, और ये एसी जनरेटर, ठीक है, इसी का ही, बाय चेंजिंग थीटा ओनली। एसी जनरेटर, ये नाम बहुत पहले का डला हुआ है, पर ये नाम फिजिक्स खुद ही मानती है कि गलत डला हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ द वर्ड जनरेटर, क्योंकि जनरेटर फिजिक्स में कोई होता नहीं है, कन्वर्टर होते हैं। दिस इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल, और ये चैप्टर ही इस बात का है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। फेराडे के एक्सपेरिमेंट से हुआ ही ये इतिहास चेंज। उससे पहले तो हम केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। हाँ, तो एसी जनरेटर ये वही चल रहा है, बाय चेंजिंग थीटा। तो चलिए, यूज तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आप खुद बताओगे कि इस इंजीनियरिंग में कौन सी फिजिक्स। प्रिंसिपल वर्ड आते ही कहां पर है बोलो। जब हम कोई इंजीनियरिंग बना देते हैं तो उसमें कौन सी फिजिक्स इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो आप देख के बताइएगा। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में यहां बनाता जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पर दो फील्ड मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड देने वाली फील्ड मैग्नेट, ठीक। एनिमेशन मैंने भेज ही दिया है, बाकी मदद, ठीक है, इसमें उसमें से ले लेना यदि और अच्छे से फील्ड लेके आना है तो। ये रे, ठीक है। इसके अंदर एक आर्मेचर होता है। अब आर्मेचर शब्द का मतलब क्या है बेटा, जब, ठीक है ना, आदमी एक बड़ा ही विकराल रूप ले ले और यूं करने लग जाए तो हम उसे राक्षस बोलने लग जाते हैं, है ना। एक बड़ा ही, क्या भाई राक्षस जैसा लग रहा था, है ना। तो बस कॉइल जब एक राक्षस का रूप ले ले, एक विकराल रूप ले ले, बढ़िया ले ले रूप, तो उसे आर्मेचर, मतलब अच्छे खासे नंबर ऑफ टर्न्स भी हो, ठीक है ना। ये एक आर्मेचर है, मतलब कॉइल का ही एक बड़ा रूप है। और ये इसकी रोटेशन एक्सिस है। सपोज करो मैंने यहां रॉड लगा दिए, रॉड है अभी, सॉलिड रॉड, और यहां पर एक हैंडल है। इमेजिन करो, यू करके इसे पकड़ के घुमाऊंगा, जैसे आप दुकान, सोई दुकान खुलती है तो यू घुमा के वो शटर खोलते हैं ना, तो ऐसे सपोज करो ये हैंडल है, जिसे घुमाऊंगा तो ये रॉड घूमेगी। सपोज करो ये, एक मिनट सुनो, ये ऐसे करके मैंने यूं लगा दिया, ये इसमें फिट नहीं हुआ, एक मिनट, इस पे तो हो जाइए प्लीज इतना। चलो कोई नहीं। आयशा ट्रैक्टर स्टार्ट, क्या मतलब नहीं समझा। देखिए ये है, इस पे इमेजिन करो एक रॉड बेल्डिंग होती हुई आ रही है नीचे तक। अब यदि मैं उस रॉड को घुमाऊंगा हैंडल से, तो बताइए इस पे क्या असर आ जाएगा, ये भी घूमने लग जाएगी उस। हालांकि हाथ से तो बस स्टार्ट देते हैं थोड़ा सा, और आजकल तो इतने अच्छे जनरेटर बन गए, स्टार्ट देने की आपको भी जरूरत नहीं है, बटन दबाओ, क्लिक, बैटरी से थोड़ा करंट ले लेते हैं, उसके बाद बैटरी बंद, फिर डीजल से ही चलता है, धर 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 धर, ठीक है। क्या बता, ठीक। चलिए, तो मैं यदि इस रॉड को घुमाऊंगा, एक काम करो, ये मीटिंग को रिज्वाइन कर ही लो, ईएमएफ बनेगा, ठीक है। अब देखिए, सपोज करो ये t इक्वल टू 0 का फिगर है। इमेजिन करो, अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया ही है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। जो 11th पढ़े होंगे उन्हें पता होगा इसका क्या मतलब है, कि इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ये कॉइल आर्मेचर घूम रही है ऐसे, ठीक है। अब आ जाइए, सपोज करो पेपर में एक ही फिगर बनाना है, बीइंग ए मास्टर मुझे तो आपके दिमाग में अच्छे से डालना है ना। सपोज करो हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद देखो, एक बार बताओ, जैसे एक कॉइल है, आगे लिख रहा है फिजिक्स, पीछे ये कोई सिंपल डायग्राम बनना है, पीछे नहीं लिख रहा। यदि मैं इसको ऐसे घुमा के यूं लिया हूं, दिस इज अ कंप्लीट वन रोटेशन। लौट के बुद्धू घर को आए, ये बोलते ना, एक रोटेशन हो गया। लेकिन अब मैं आपको स्लो मोशन में समझना, हाफ रोटेशन में बता रहा हूं, मैं एक अच्छी चीज समझा सकूं।
ये रहा नॉर्थ पोल, ये रही वही, मतलब वही फिगर थोड़ी देर के बाद का फिगर, वही फिगर थोड़ी देर के बाद का। तो बताओ क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद क्या सीन होगा, है ना, हैंडल तो हैंडल भी आधा घूम जाएगा, लेकिन मेन चीज ऊपर देखो, ए भी इधर पहुंच जाएगी ऑयल और सी डी इधर पहुंच जाएगा। इट्स ओके, बोलो समझ में आया कि भाई हाफ रोटेशन के बाद, है ना, जो इधर वाला हिस्सा है, अच्छा ये आर्मेचर नहीं है, ध्यान रखना, अब मेरी मजबूरी है, इसको पकड़ रखा है, आर्मेचर में अंदर हाथ घुसाओगे तो आर पार हो जाएगा, इसमें तो नहीं होगा ना। मतलब इमेजिन करो मैं यहां से कटिंग मशीन निकाल के बीच का हिस्सा निकाल दूं और बचा हुआ हिस्सा वो होगी कॉइल, फील कॉइल की तरह ही करना। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इसमें जो भी करंट बनेगी वो बाहर कैसे ली जाए। अच्छा एक मिनट और, अब करंट बनेगी कैसे ये भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट यहां से, वी विल यूज लेंज लॉ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। बताना ये कॉइल है, वेरी फर्स्ट फिगर, इधर कौन सा पोल है, साउथ, इधर कौन सा पोल है, नॉर्थ। जब ये कॉइल यू घूमेगी, यू घूमेगी, तो ये वाली जो साइड आपको दिख रही है वो इधर जा रही है साउथ की तरफ, तो इधर साउथ बन जाएगा। सोचो क्यों, क्यों, क्योंकि हम इसको घुमाना चाहते हैं, हम इसे नीचे से पकड़ के घुमाना चाहते हैं, यू, है ना, यू घुमाना चाहते हैं, पर हमारा कोई भी काम आसान नहीं होता। मैकेनिकल एनर्जी वर्क करवा लेती है पहले। जब मैं इसे यू घुमाऊंगा तो इधर क्योंकि ऑलरेडी साउथ है, फिक्स है ये तो इधर साउथ ही बनेगा। तो बताइए मुझे अगेंस्ट द रिपल्सन घुमाना पड़ेगा कि नहीं। मतलब मैं यू टॉर्क देना चाह रहा हूं, इसे घुमा के मैं यू टॉर्क देना चाह रहा हूं, लेकिन वो मैग्नेट इसको वापस टॉर्क देना चाह रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वापस। तो इधर क्या बनेगा बोलो, इस साइड साउथ पोल, ठीक है, अपोज। अब इधर नॉर्थ नहीं बन सकता, नहीं तो ये आपको भी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो अपने आप घूम लेगा फिर। तो इधर साउथ पोल बनेगा तो करंट कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। और इमेजिन करो मैं फ्रंट में ही देख रहा हूं आपको, ठीक है, अभी हम फ्रंट पर ही है ऐसे करके, तो इसमें करंट आएगी क्लॉकवाइज। अब सुनना, ठीक है ना, ये यूं करके घूम रही है, ये हाफ रोटेशन हो गया। अब हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे, अब इसकी बारी है इधर जाने की, ठीक है ना। पहले तो ये वाली, जहां फिजिक्स लिख रहा है, ये वाली साउथ की ओर जा रही थी और ये वाली नॉर्थ की ओर जा रही थी एक्चुअली, ठीक है, दोनों ही अपोज कर रहे थे, साउथ ने साउथ बना दिया, नॉर्थ ने नॉर्थ बना दिया। तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अपनी घूमेगा, ये आ गया, ठीक है। अब हाफ रोटेशन के बाद मैंने क्या डायलॉग बोला, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। अब यूं आएगा तो अब इधर साउथ पोल बनेगा, समझ गए, इधर साउथ। तो अब फिर ऐसे करके करंट बनेगी। इज इट ओके और नॉट, पहले बताओ। यानी जो सिरा, जो फेस साउथ की ओर जा रहा होगा वो साउथ ही कैच कर लेगा, जो सिरा साउथ की ओर जा रहा होगा, ये वाला फेस साउथ की ओर जा रहा है, साउथ बन गया, फिर ये साउथ की ओर जा रहा है, इसमें साउथ बन गया। अब मेन समस्या ये कि इस करंट को नीचे कैसे, मतलब बाहर कैसे निकालें। तो पता है हम क्या करते हैं, अब सुनिए। सबसे पहले तो यहां पर सर्किट को कंप्लीट ना करके इनकंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए करंट बंद हो गई, ईएमएफ तो बनेगा ना। अब यहां से सुनना, यहां से दो रॉड लेते हैं, रॉड अभी रॉड निकालेंगे आर्मेचर से। नीचे होती है दो हॉलो मेटलिक रिंग्स, रिंग मेटलिक रिंग, हॉलो मेटलिक रिंग, इस तरीके से, ठीक है, हॉलो मेटलिक रिंग। दिस इज द कंस्ट्रक्शन, या यूं कहिए जुगाड़, जुगाड़ को इंग्लिश में बोलते हैं इंजीनियरिंग। सीरियसली बेटा, जो फिजिक्स पढ़ के जुगाड़ू हो जाए, मतलब जिसमें दोनों ही गुण हो, फिजिक्स का भी और जुगाड़बाजी का भी, वो कहलाते हैं इंजीनियर। यानी इंजीनियर के लिए क्रिएटिविटी भी होना जरूरी होती है फिजिक्स के साथ साथ। अब देखिए यहां दो रॉड लेंगे, एक इस रिंग का नाम मैंने दे दिया R1 और इस रिंग का नाम दे दिया R2, रिंग R1 रिंग R2, R फॉर रिंग। इसको जोड़ दिया इससे, बेल्डिंग कर दी, बेल्डिंग रॉड यहां से लेके यहां तक एक रॉड को परमानेंटली बेल्ट कर दिया, और एक रॉड को इससे, और रिंग क्योंकि ये हॉलो है इसमें से अंदर होते हुए जाएगी, इससे बेल्डिंग कर दी। कुछ समझे। तो अब बताइए, यदि मेरे इस हैंडल को घुमाने से ऊपर आर्मेचर घूम रहा था,
तो अब उस आर्मेचर के घूमने से बताइए रिंग R1 R2 पे क्या असर आएगा? रिंग भी घूमने लग जाएंगी अपनी एक्सिस पर। जैसे ये रिंग है, इमेजिन करो ऐसी रिंग होगी, ठीक है, थोड़ा सा बस उसमें नेक विड्थ दे दी तो स्लिप रिंग, मतलब रिंग बोल दिया हमने, मतलब हॉलो है, मेटल की है, हॉलो है, मेटल की है। अब बताइए एक रॉड इस पर बेल्ट है, यूं बेल्ट है, और ये रॉड घूम रही है, मतलब रॉड ये वाली, तो पता है कैसा सीन बन जाएगा? जैसे दादी मां चक्की चलाती है ना, है ना, यूं चक्की, तो बताइए वो घूमती है अपनी जगह पे, पार्ट घूमता है ना यूं करके अपनी जगह पे, तो ये रिंग घूमने लग जाएगी अपनी एक्सिस पर, ये दोनों R1 और R2 अपनी जगह पे घूमने लग जाएंगे। पहले ये बताइए, ये बात समझ में आ गई? R1 R2 अपनी घूमने लग जाएंगे, सेम हियर। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान देना, क्योंकि ए भी उधर पहुंच गया है। ए बी वाला जो हिस्सा है वो रॉड के माध्यम से रिंग R1 से कनेक्टेड है, और CD वाला हिस्सा जो है वो रॉड के माध्यम से R2 से कनेक्टेड है। तो ए बी इस फिगर में इधर कनेक्ट करोगे, किससे? R1 से, और CD वाली को रॉड के थ्रू, और ये अंदर से होते हॉलो है इसलिए पार हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई? यानी जो करंट अभी हम थोड़ी देर पहले यूं देख रहे थे, अब वो करंट यूं होते हुए, यूं रॉड के, ये भी कंडक्टिंग रॉड है, रॉड से होते हुए जाएंगी रॉड। अब ये बताइए ये करंट किस में जाएगी? रिंग R2 में। लेकिन अभी 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 ना सर्किट पूरा नहीं है, सोच के देखो, यूं करंट चली, यूं चली, यूं चली, फिर यूं आई, यूं आने के बाद R2 में आके रुक गई। R2 तो किसी से कनेक्टेड नहीं है ना। अब क्या करते हैं यहां पर, कंस्ट्रक्शन समझना, यहां पर दो कार्बन ब्रशेस लगाते हैं, कार्बन ब्रशेस जो इस पे बेल्ट नहीं होते, इस पर प्रेस्ड होते हैं। प्रेस्ड, प्रेस्ड मतलब जैसे अब सपोज करो ये रिंग घूम रही है ना, ये रिंग, इस पर एक कार्बन ब्रश लेके इस पे प्रेस कर दिया, अब रिंग इस पे स्लिप करनी चाहिए, बस स्लिप करते हुए, समझ रहे हो? यानी रिंग का इससे टच भी हो गया, स्लाइड है ना, कांटेक्ट भी हो गया, लेकिन इसको बेल्ट नहीं किया, ऐसे बेल्ट नहीं किया जैसे मैंने इसको बेल्डिंग कर दी, ठीक है? तो क्या होगा, ये साथ में घूमेगा ब्रश, ब्रश नहीं साथ में घूमेंगे, ब्रश इज ओनली प्रेस्ड, ठीक है? आ रहा हूं बेटा सब बातों पे करनी है। यानी रिंग इन ब्रशेस पर स्लिप मारेंगी, क्या करेंगे? स्लिप। तो जो कंस्ट्रक्शन जब आप लिखोगे तो इसमें 4 मेजर पार्ट लिखोगे, एक लिखोगे आर्मेचर, और वैसे तो अब आपको लिखने को नहीं आएगा, एक तो हो गया आर्मेचर, जो क्या दिखा रखा है मैंने, ABCD आर्मेचर दिखा रखा है। दूसरी चीज फील्ड मैग्नेट, जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं इसी जनरेटर में, एक फील्ड मैग्नेट हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराती है, जो यहां दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा रही है। तीसरी चीज, जितनी स्ट्रांग होंगी उतना अच्छा होगा बेटा। तीसरी चीज स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स बोलते हैं एक्चुअली इनको, जो मैंने फिगर में R1 और R2 से दिखा रखी है। इनका नाम स्लिप रिंग इसलिए बोला क्योंकि ये कार्बन ब्रशेस, ये कार्बन मतलब ग्रेफाइट के होते हैं एक्चुअली, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही तो रूप होता है, ठीक है? फोर्थ, कार्बन ब्रशेस ग्रेफाइट का होता है। ये ग्रेफाइट की खूबी, वो कंडक्टर होता है इंसुलेटर होता है? बताओ, कंडक्टर होता है। और दूसरा पता है, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट का भी काम करता है, इजीली स्लाइड करेंगी, ये इजीली स्मूथली करेंगी लुब्रिकेंट की, मतलब कोई ज्यादा फ्रिक्शन और नहीं होगा इनमें, ज्यादा फ्रिक्शन और नहीं होगा। यानी ग्रेफाइट का एक एडवांटेज ये हो गया कि टच भी हो गया, लुब्रिकेंट की तरह भी स्लिप मारती रहेंगी, और कंडक्टिंग टच भी हो गया। यानी जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल R1 पे होगा, अब वो यहां आ जाएगा, जो R2 पे होगा वो यहां आ जाएगा। बताना बताना, एक मिनट बताओ, जब मैं आपको सर्किट पढ़ाता था और आपको बताता था यदि ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होगा जब तक कंडक्टिंग टच है, तो यदि ये पॉइंट मान लो ए है तो ये भी तो ए होगा, ठीक है? इस ब्रशेस का नाम मैंने दे दिया B1 B2। पता है इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर है? मतलब इस फिगर और इस फिगर को कंपेयर करिए, कॉइल घूम गई, ए बी वाला हिस्सा उधर पहुंच गया, हैंडल भी इधर से इधर आ गया, रिंग भी स्लिप घूम रही है, लेकिन ब्रशेस इधर नहीं आएंगे, अब ब्रशेस उधर ही रहेंगे। ये बात कैच हुई या नहीं हुई? ब्रशेस उधर ही रहेंगे। अब लगा लीजिए यहां पे सर्किट कंप्लीट, अब कर लीजिए, अब लगा लीजिए बल्ब। हालांकि अभी एक स्टेप और है,
पर अब लगा लीजिए बल्ब। अब आपको दिखाता हूं कि बल्ब नहीं घूमेगा। देखो करंट यूं बनी थी, फिर यूं गई, सर्किट कंप्लीट हो चुका है, यूं गई, रॉड से उतर के किसमें गई है, R2 में। R2 किससे कनेक्टेड है, कंडक्टिंग टच B2 से, B2 के थ्रू करंट पास हो गई इसमें, ठीक है। करंट यूं गई पहले, फिर B1 से किसमें जाएगी, ये भी मेटलिक रिंग है, मेटलिक रिंग R1 में आ गई, फिर R1 से ऐसे चलेगी। सर्किट कंप्लीट है या नहीं, अब चेक करो। ये थी जुगाड़ कि ऊपर जो करंट थी, ऊपर बल्ब घूम रहा था ना, लेकिन अब नहीं घूमेगा बल्ब। बताइए, अब नहीं घूमेगा बल्ब। पहले भी यहां है और यहां पे भी है। ABCD कौन सा मेटल, ये तो कॉपर की कॉइल होती है, कॉपर होना चाहिए बेटा, होना तो सिल्वर चाहिए, पर इतना बजट थोड़ी नहीं होता किसी भी, है ना, होना तो सिल्वर चाहिए, बेस्ट कंडक्टर। लेकिन कॉपर ठीक है बेटा, काम चल जाता है, ठीक है। चलिए, कॉपर की कॉइल होनी चाहिए, कॉइल है, कॉइल का ही तो रूप आर्मेचर है बेटा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई कि बल्ब जल गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गए। तो ये जो सारी जुगाड़ थी ना, वरना पढ़ने को तो देखो आप थ्योरी सिर्फ इतने में बात कर लो कि ये रही मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये कॉइल घूम रही है, खत्म कहानी। बेसिक फिजिक्स तो सिर्फ यही है, फिजिक्स तो यही है, ये इंजीनियरिंग है। समझ में आया नहीं आया? लेकिन अब आप बताइए, इसमें EMF बंद तो गए, वोल्टेज बंद तो गई, लेकिन पंखा कैसे चलाओगे, उस वोल्टेज का यूज कैसे करोगे? तो एक्चुअली यहां बल्ब अब भी इसमें है और T/2 भी उसके बाद भी इसमें है। हाँ बेटा, ये जरूरी नहीं है ये मेटल की हो, ये मेटल की नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये मेटल की हो, बस कोई भी घुमाने वाली कोई भी सिस्टम बना लो, ठीक है। अब प्लीज इधर देखना, ये तो मैंने आपको, अब आप हर चीज का इस्तेमाल समझो। ये जुगाड़ बनाई है कि कैसे करंट को रिंग पे लेके आओ, रिंग घुमाओ और रिंग को ग्रेफाइट से टच कर दो, स्लिप होता रहे। उससे क्या होगा कि अब क्योंकि ब्रशेस नहीं घूम रहे, ब्रशेस इस फिगर में भी यहीं पर है और इस फिगर में भी यहीं पर है। अच्छा बताइए, यदि मैं ब्रश का इस्तेमाल नहीं करूं और रिंग से टच कर दूं तो क्या कलेश हो जाएगी, बोलो? फिर तो बल्ब, फिर क्या फायदा हुआ? फिर तो वहीं घुमा लो, बल्ब ही घुमाना है तो बल्ब ही घुमाना है तुमको, तो ऊपर ही लगा लो, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए ब्रशेस का यूज किया है। एक्चुअली केवल ब्रश नहीं, रिंग को भी थैंक्स बोलना है, क्योंकि रिंग और ब्रश के जोड़े ने ये काम किया है। लेकिन हर बार हमारा उद्देश्य बल्ब जलाना नहीं होगा। यहां पर हम लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। पहले लोड रेजिस्टेंस RL, एल लिख रहा होगा बेटा, ये RL लोड रेजिस्टेंस। बताइए, लोड रेजिस्टेंस का क्या पर्पस बनाया है कि जैसे यदि पूरी कॉइल में 10 वोल्टेज बने, 10 वोल्ट इंड्यूस हुए, तो इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लो यदि ये 6 ओम का होता, सिंपली 6 ओम का, 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो आज जो एग्जाम्पल कराया था 10 में से 4 वोल्ट तो ऊपर रह जाएंगे और ऊपर किसी काम में आने नहीं है। ऊपर जो वोल्टेज डेवलप हुए होंगे वो किसी काम में नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए पहले ऊपर जो वोल्टेज बन ऊपर रहे, निचोड़ नीचे लो। तो यहां पर क्या लगा लेते हैं हम, एक हैवी रेजिस्टेंस। ये लोड रेजिस्टेंस का यूज समझ में आया, ठीक है। अब लोड रेजिस्टेंस, करंट यूं जा रही है तो यहां वोल्टेज बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो? ये 2 तार छोड़ दीजिए, 2 तार मैंने मतलब बताया था ना। अब तुम्हें जो भी कनेक्शन डालना है इसमें, पंखे के तार इसमें जोड़ दो, लो पंखा चल गया। फ्रिज है ये, फ्रिज के तार यहां कनेक्ट कर लो, किसी घर को सप्लाई दे दो इन 2 तारों से, बस हो गया ये। अब आ जाइए, यहां पे ले लीजिए आउटपुट, ये आउटपुट ले लीजिए, यहां पे आपको AC आउटपुट मिलेगा। अब मैं बताता हूं मेरे 2 फिगर बनाने का क्या फायदा लिया मैंने। एक तो आपको ये फायदा दिखाया मैंने 2 फिगर बनाने का कि देखो सर्किट स्टेबल करने के लिए, ताकि सर्किट को स्टेबल करने के लिए रिंग और ब्रशेस को यूज किया जाता है। रिंग और ब्रशेस का ऊपर के वोल्टेज नीचे एक स्टेबल सर्किट में ट्रांसफर हो सके, ठीक है। बल्ब अब भी यही है, अब भी यही है। दूसरी चीज, इसमें AC वर्ड का क्या मतलब है? AC का फुल फॉर्म होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग, एक ऐसी करंट जो अलट पलट करती रहे। AC जनरेटर ऑल्टरनेटिंग, वो भी दिख जाएगा। बताइए, करंट पहले यूं गई, गौर से देखो, करंट RL में नीचे से ऊपर जा रही है। लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट, जब PQ लिख देता हूं, ठीक है, ये रहा P, ये रहा Q, इस पॉइंट का नाम P, इस पॉइंट का नाम Q। करंट जा रही है P से Q थ्रू द RL, थ्रू RL, P से Q जा रही है ना, थ्रू RL। इसमें बताइए करंट यूं उतरी, फिर ये यूं उतरी, ये करंट किस में जाएगी बोलो? R1 में। R1 किससे कनेक्टेड है? B1 से। B1 में करंट ऐसे पास कर देगा,
फिर ये करंट यूं जाएगी B2 से होते हुए सर्किट ऐसे कंप्लीट, देखो मैच कर गई ना। अब इसमें दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट Q। अब करंट Q से P जा रही है, चेक करो तो देख रहे हो पहले हाफ साइकिल में करंट नीचे से ऊपर जा रही है, अब ये फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तो करंट ऐसे 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 ऐसे, कभी ऐसे, कभी P हायर पोटेंशियल पर Q लोअर पे, फिर Q हायर पोटेंशियल पे P लोअर पे। हालांकि जब मैं भी पढ़ता था तो एक कंफ्यूजन होता था, हमें क्या लगता था ये करंट क्यों बना दी, ये तो बदतमीज करंट है। सच्चाई ये है दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली करंट ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, ना कि डीसी करंट। ठीक है, बना सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं बना सकते, घर पे आपके पास डिवाइस होनी चाहिए, सारे अरेंजमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो सुनिए एसी, जैसे जैसे आप एसी को पढ़ोगे, अगला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है ना, हाँ हाँ, टेस्ला का जो सपना था वही, एसी को जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे समझ में आएगा कि एसी इज मोर मीनिंगफुल देन डीसी। हालांकि डीसी ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूज नहीं होती है ना, डीसी, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दो, कम्यूटेटर रिंग्स आती है, कम्यूटेटर रिंग आती है, वो डीसी जनरेटर बना देती है, वही डीसी जनरेटर बना देती है। एक मिनट, अमन ने क्या पूछा, अगर करंट से घुमाना हो तो बेटा प्लीज इसको यहीं रहने दे, अमन, है ना, करंट से घूम जाता है, एक्चुअली करंट से नहीं घुमाते हम, इसको डीजल से घुमाते, करंट से करंट ही बनाएंगे ना, क्लॉकवाइज करंट क्यों दोनों में। अक्षत पूछ रहा है, एक मिनट रुको, अक्षत को डायरेक्शन बताता हूं दोबारा। जैसे एक बार बताइए, ये थी कॉइल ABCD, इस वाली साइड को AB मान ले, AB, इसको CD मान ले, ठीक है। इधर कौन सा पोल है जो दीवार दिख नहीं रही आपको, लेकिन आप फील कर लो साउथ पोल है, इधर नॉर्थ है। अक्षर जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी तो इधर साउथ आएगा या नॉर्थ आएगा, आप बताओ। इधर साउथ, ऐसे घूमेगी तो हम घुमाना चाहते हैं ऐसे, तो इधर साउथ आएगा नॉर्थ, और यूज लेंज लॉ, जिस थाली में खाएगी उसी में छेद करेगी। हम यू घुमाना चाह रहे हैं तो इधर साउथ आएगा पक्का, मैं यहां लिख देता हूं, ए दिखेगा तो है नहीं, BCD, चलो अब सुन, इधर साउथ आ गया, इधर नीचे फिजिक्स लग रहा है ना, ये ऐसे, ये साउथ, अब ये ऐसे रोटेशन हो गया, अब ये यूं आ गया, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है, तो अब इसके हिस्से में साउथ आएगा ना। अब मैं कैसे बताऊं, समझ से पहले कोशिश कर भाई, यूं करके थी, अब ये यूं गया, गौर से देखो अक्षत, ये यूं जा रहा है तो इधर साउथ है, तो इधर फ्रंट में साउथ आ जाएगा अपोज करने के लिए, है ना, साउथ बन गया, है ना, ये अब ये यूं हो गया। धीमे धीमे सुन, मैं और अच्छे से कोशिश करता हूं, क्योंकि इधर साउथ है तो करंट इसको यूं लाने का अपोज करेगी, जो इंड्यूस होगी, कि ऐसे इजी ना हो, ठीक है। अब धीमे धीमे बेटा, अच्छा ये बता, फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने का अपोज होगा भाई, ऐसे घुमा, इस समय फ्लक्स कितना पास हो रहा है, 0, लाइंस फील कर लेना, ऐसे जा रही है, फ्लक्स 0 पास हो रहा है। अब जब ये यूं जाएगा, यार प्लीज एक क्वेश्चन को पूरा बताने दिया करो, तुम्हारे चालू हो जाते हैं, एक को पूरा तो बताने दिया करो। ये यूं जा रहा है, ठीक है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ने का अपोज होगा। अब फ्लक्स बढ़ने का अपोज कैसे हो सकता है कि इधर साउथ है तो इधर साउथ बन जाए, तभी अपोज होगा, है ना, ठीक। अब सुनना, फ्लक्स पूरी तरीके से भर चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। अब सुन, अब जब ये यूं जाएगी, अब फ्लक्स घट रहा है या बढ़ रहा है अक्षत, जब ये यूं आएगी इस पोजीशन से, ऐसे करके 1/4 रिवॉल्यूशन, 1/4 हुआ, फ्लक्स बढ़ रहा था तो बढ़ने का अपोज हुआ। अब जब ये यूं जाएगी तो फ्लक्स घटना चालू होगा, पता है, तुरंत यहां नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहां पे नॉर्थ। अब सोच क्यों आएगा नॉर्थ, क्योंकि ये साउथ है, ये नॉर्थ बनेगा, तभी से यूं जाने से रोकेगी, यूं जाने से रोकेगी, ठीक है, यूं आ गई। अब इसकी बारी आ गई, अब ये पूरा हाफ रोटेशन, मतलब हाफ रोटेशन हो गया ये। अब जब ये यूं जाएगी तो इधर साउथ आएगा, ताकि फ्लक्स बढ़े नहीं, ये यूं आ जाएगा। अब जैसे ये यूं टर्न लेगी हल्का सा, तुरंत यहां नॉर्थ आ जाएगा, ताकि घटे नहीं फ्लक्स। मैंने उसको 1/4 ना करके हाफ हाफ करके समझाया है, नहीं तो मुझे 4 फिगर समझाने पड़ते, 4 फिगर, केवल हाफ फिगर। अब बताना, जो पोल इधर से जा रहा है इधर, ऐसे करके फेस इधर साउथ बन गया, अपोज हो गया। अब हाफ रोटेशन के बाद, अब जब ये इधर जा रहा है तो अब इधर साउथ बनेगा। जल्दी बोल अक्षर, समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया, जल्दी बता। लेकिन एक जादू आपको लग रहा होगा कि ऊपर क्लॉकवाइज थी दोनों बार, तो नीचे करंट कैसे पलट गई। एक्चुअली आपको ऐसा फील हो रहा है, पता है, ऊपर नो डाउट दोनों बार क्लॉकवाइज थी, लेकिन पहले
करंट गौर से देखो क्लॉकवाइज थी और बी से ए थी, चेक करो बी से ए जा रही है। जैसे आप ए बी वायर को कॉन्सेंट्रेट करो तो बी से ए जा रही है, बी से ए। लेकिन इस वाले फिगर में गौर से देखो करंट ए से बी जा रही है, पलट चुकी है करंट इस क्लॉकवाइज के चक्कर में, बावजूद इसके कि दोनों में क्लॉकवाइज थी। इसमें करंट गौर से देखो बी से ए जा रही थी, उसमें ए से बी जा रही थी, या इसमें करंट डी से सी जा रही है, इसमें करंट सी से डी जा रही है, तो पलट तो वो ऊपर ही रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, लेकिन पलट चुकी है ऊपर, उसी का पलटना नीचे दिख रहा है। ये जो ऊपर करंट बनी है इसको मैंने बेटा वायरों के थ्रू कंप्लीट कर दिया है बस। जैसे ये वाली करंट यूं गई यूं गई यूं गई यूं गई, ये किससे जुड़ी हुई है रॉड, रिंग R2 से, तो R2 में जाएगी, फिर यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर रिंग R1 से ऐसे, हो गया ना सर्किट कंप्लीट। जब आप इसी एरो को यहां कंप्लीट करोगे तो आपको अलटना, करंट का अलटना पलटना दिख तो रहा है बेटा। ये है एसी जनरेटर की वर्किंग। कंस्ट्रक्शन के लिए आप जितना एनिमेशन को और अच्छे से देख लोगे फील आ जाएगा। हर चीज का यूज समझ में आ गया, लोड रेजिस्टेंस क्यों लिए, ठीक है। तभी बच्चे नहीं घुमा पाते आर्मेचर, मतलब हाँ। अब बताओ मैं ऐसे मिटाऊं, मैथमेटिक्स चालू करूं, हाँ घुमाता रहना। देखो ए भगवान, रोटेशन तो इसमें सुनो, जहां तुमने रोटेशन रोक दिया वहां रिपल्सन से रुक जाएगी ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहले ही था, परमानेंट नहीं मिलेगा कुछ भी, जब तक आप करते रहोगे घुमाते रहोगे तब तक ही मिलता रहेगा। यदि मान लो, सुनिए बेटा एक मिनट, यदि मैंने एक बार घुमा के इसे छोड़ दिया तो ये तो इसे वापस ले जाएगा और रोक देगा इसके मोशन को, तो आपको मैकेनिकल एनर्जी लेके तो आनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। ले ले बेटा एसएस, ले लीजिए एसएस इसका। ये है एसी जनरेटर, ये 4 मेन कंपोनेंट होते हैं इसके, ठीक है। अब आ जाइए इसकी मैथमेटिक्स, इसे मैं मिटा देता हूं। अब इसकी मैथमेटिक्स देखेंगे। अच्छा, अब इन दोनों फिगर को कंपेयर करने के बाद अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि क्यों इस आउटपुट को एसी आउटपुट बोला। क्यों बोला एसी आउटपुट, क्योंकि अभी इस फिगर में करंट यूं जा रही है, थोड़ी देर के बाद करंट यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, यूं जाएगी। चलिए मैथमेटिक्स बहुत आसान है इसकी, बताइए सबसे पहले बताइए ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी होता है या नहीं। ओमेगा बराबर एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड यदि यूनिफॉर्मली हो तो डी थीटा अपॉन डी टी लगाने की जरूरत नहीं होती, थीटा अपॉन टी से। ओहो, रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं, ये कब से नहीं हुई भगवान जाने। हाँ एसी जनरेटर तो गया लंका, कोई बात नहीं, जिसका नुकसान है हो ही गया, अब क्या करें, हो गया अब क्या करें, भूल जाता है, ह्यूमन एरर। पता नहीं किस बीच फर्क नहीं है, तेरे तो वाईफाई के सिग्नल खराब थे। चलो कोई नहीं, ये क्या कर सकते हैं बेटा, ये तो पहले से ही था ना वार्निंग, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, रिकॉर्डिंग इज इंजूरियस टू, है ना। अच्छा वैसे शादी के कार्ड पे भी लिखा आना चाहिए, शादी के कार्ड पे भी। चलो फिलहाल अब हो गई बेटा रिकॉर्डिंग, बीच की रहेगी कोई बात नहीं। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, एंगुलर स्पीड थीटा अपॉन टी होता है, ठीक है। अच्छा तो तूने कर रहा है रिकॉर्डिंग, ये बता। कनिया सेकंड मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा था, अच्छा तो सेकंड मीटिंग तू भेज दिया मुझे, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में डाल दूंगा। पर मर्ज कैसे करते हैं यार, यार यही तो कमजोर रह जाता हूं मैं, मर्ज कैसे करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष, है ना। पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के हाथ में एक एक वरमाला पहना तो हो जाएगा नहीं। अच्छा मैं भेज दूंगा, चल तुझे अपनी रिकॉर्डिंग, है नहीं। चलिए ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी होता है, ठीक है। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो गया, ओमेगा इंटू टी। इस बार सारी कलेशी तो थीटा की है, इस बार सारी कलेशी तो थीटा की है। सोचो थीटा ही तो चेंज हो रहा है, बताओ हर पल, तो थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इस बार थीटा को टाइम का फंक्शन। तो बताइए ये जो फाई बराबर हमने एन बी ए कॉस थीटा लिखते हैं, सुनना एन बी ए कॉस थीटा, तो इस थीटा को ओमेगा इंटू टी लिख दो। अब आपको दिख रहा होगा फ्लक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, फ्लक्स में उंगली करिए थीटा ने, ठीक है ना। तो एन चेंज हो रहा है इस वाले फिगर में,
ना बी चेंज हो रहा ना एरिया चेंज हो रहा, चेंज हो रहा है तो सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया फाई बराबर एनबीए कॉस ओमेगा टी। अब बताइए इंड्यूस ईएमएफ, अब जब फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी फाई अपॉन डी टी, बोलो सही है गलत? जब फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी इस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा, माइनस डी अपॉन डी टी, फ्लक्स को लिख देते हैं एनबीए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस ये ना एन और बी ए बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा? कॉस ओमेगा टी का। बायो वाले यहां थोड़ा सा रट लेना, इंड्यूस ईएमएफ एन बी ए, बताइए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, कंजड़े यहां वाले तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, चेन रूल भी नहीं जानते। कॉस ओमेगा टी का होगा साइन ओमेगा टी, फिर उसके बाद ओमेगा टी का भी तो होगा, थैंक उनमें मैथ आती है। ठीक, चलिए कोई नहीं, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, कॉस का माइनस साइन होता है पर ओमेगा टी का भी होगा। ठीक है, चलिए तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इंड्यूस ईएमएफ माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी फ्लक्स कॉस का फंक्शन है और इंड्यूस ईएमएफ साइन का फंक्शन है। मुझे अगले स्टेप में एक चीज बता देना, समझ में आ जाए तो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? मैंने कॉस ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टी लिखा, ठीक है, ये इतने हिस्से को मैंने क्या लिख दिया? पाई नॉट। सोचो बेटा, मैं आपको समय देता हूं 5 सेकंड के लिए, ये कोई क्वेश्चन? हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, मुझे गलत बता देते, यानी मुझे बताएगा ये क्या चीज है फाई नॉट? हाँ, फाई नॉट भले ही मैंने एनबीए की जगह भले ही फाई नॉट लिख दिया है, पर ये क्या चीज है? फाई की मैक्सिमम वैल्यू है ये। और आज मैंने आप पहले ही क्या कहते हैं ये चीजें क्लियर कर ली थी कि साइन और कॉस के बगल में जो भी लग रहा होगा वो उस फंक्शन की पीक वैल्यू, एक और वर्ड आ गया याद मुझे, पीक, चोटी की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू समझ में आ रहा है? एम्पलीट्यूड, बहुत सारे नाम है। तो बताइए E बराबर एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। अब अपने आप समझ जाओ E नॉट किसकी जगह लिखा हुआ है, ठीक है? वेयर E नॉट किसकी जगह लिखा है मैंने? वेयर एन बी ए ओमेगा को क्या लिख दिया है मैंने? E नॉट या E मैक्सिमम वैल्यू। तो यदि सिंपली ये क्वेश्चन आते हैं कि जब एसी जनरेटर घूमता है, ये है क्वेश्चन सिंपल, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी वोल्टेज की? तो ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू। वोल्टेज पे आते हैं जनरली क्वेश्चन, ठीक है? तो मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे कि फ्लक्स एंड वोल्टेज, ये वोल्टेज की इक्वेशन साइनोसॉडियल फंक्शन है, ये साइनोसॉडियल। एक इसका ग्राफ मैं बना के दिखाता हूं, इसका आप खुद बनाइएगा, बताना ग्राफ कैसे खींचते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचना हो तो आप रैंडमली एक्स की कुछ वैल्यू पिक करते हो, है ना? रैंडमली कुछ वैल्यू पिक कर सकते, नहीं ओमेगा नहीं हटाएंगे बेटा, एनबीए ओमेगा क्यों हटाएंगे? हाँ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना था तो कैसे करते थे? रैंडमली कुछ एक्स की अपने मन से वैल्यू ले लेते थे और वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते थे, खिंच जाता था। पर स्ट्रेट लाइन में जो सुविधा थी वो सब में नहीं मिलती। स्ट्रेट लाइन में सुविधा यही थी केवल 2 ही कोऑर्डिनेट से पूरी लाइन खींच सकते हो, 2 पॉइंट निकालिए पूरी स्ट्रेट लाइन खिंच जाएगी, है ना? लेकिन बाकी के सारे ग्राफ में आपको मैक्सिमम वैल्यूज ढूंढनी पड़ती हैं। तो मैं, ठीक है, देखिए ग्राफ खींचने के लिए एक चीज दिखाता हूं आपको। सपोज करो मुझे ये वोल्टेज का ग्राफ खींचना है, तो मैं पहले टेबल बना रहा हूं ओमेगा टी, जो कि एंगल का काम कर रहा है। बताइए ओमेगा टी की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहा हूं, कभी ये एंगल 0 होगा, है ना? कभी ये एंगल 90 डिग्री यानी π/2 भी होगा, रेडियन में लेता हूं मैं जनरली, ये कभी पाई भी होगा, कभी 3 π/2 भी होगा। दोस्ती कर लो बेटा रेडियन से। 0 π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये डिग्री में नीचे रेडियन है ये। तो बताना, बुद्धि लगाइए, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी
तो साइन ओमेगा टी कितना होगा? सिंपली साइन ओमेगा टी बताओ। साइन ओमेगा टी 1 होगा, 0 होगा। साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 +1, साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1, ये 0। साइन की ये वैल्यूज होती है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, सिंपल। अब बताइए, इस वैल्यू को यूज करना है ना, ई। देन जिस समय ओमेगा टी 0 होगा उस समय साइन ओमेगा टी 0 हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी यदि 0 हो जाएगा तो ई की वैल्यू कितनी आएगी? 0। जिस समय ओमेगा टी पाई बाई 2 होगा उस समय साइन ओमेगा टी +1 होगा, +1। तो उस समय ई की वैल्यू +E0 आएगी, फिर ये 0 आएगी, ये -E0। समझ गए ना कैसे लग रहा हूं मैं? चेक करो बेटा। अब मैं इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में ग्राफ स्केच कर रहा हूं, क्योंकि इसमें टी इन्वॉल्व है। टी नेगेटिव जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। टी इन्वॉल्व है, टी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ठीक है। एक बार शुरू हो गया तो इसलिए मैं ये ग्राफ को इतना जरूरत ही नहीं समझ रहा। इतने हिस्से को हटा, सामान की कटा करो, ठीक है। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। इस एक्सिस पर तो है ओमेगा टी और इस पर ई की वैल्यू ले रहा हूं, ई की। बताइए ई की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी आएगी? +E0। और ज्यादा से ज्यादा अच्छा एक चीज और, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों वैल्यू मैक्सिमम ही है, क्योंकि वोल्टेज में +5 वोल्ट और -5 वोल्ट दोनों बराबर औकात रखते हैं। केवल यहां प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन का है, वोल्टेज में प्लस और माइनस का होने का मतलब डायरेक्शन। तो बताइए, ग्राफ खींच रहा हूं मैं, जब ओमेगा टी 0 है तो ई 0, एक कोऑर्डिनेट तो ये मिल गया। देखो ओमेगा टी 0, वोल्टेज भी 0। जब ओमेगा टी पाई बाई 2 है तो ये E0 है, तो पाई बाई 2 पर ये वाला पॉइंट आएगा। देखो ये पाई बाई 2 E0, पाई बाई 2 पे E0, फिर पाई पर 0, 3 पाई बाई 2 पर -E0, ये यहां। और ये पॉइंट समझ में आ गए। और मैथ वाले जानते होंगे, इसको ऐसे नहीं खींचना, स्मूथली खींचना है यूं करके, क्योंकि मैंने केवल कुछ ही वैल्यू ली है। ये ग्राफ आएगा। और जो मैथ जिनकी अच्छी है वो तो देख के बना देते हैं, अरे ये तो साइन का ग्राफ है। जिनकी मैथ अच्छी होती है वो तुरंत, उनको ये सब टेबल वेबल के चक्कर में नहीं पड़ते, वो तुरंत देखते हैं अरे ये तो साइन का ग्राफ है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू E0 होगी, खींच दिया ग्राफ। ग्राफ से भी देख सकते हो कि वोल्टेज पहले बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेंगे, फिर घटेंगे घटेंगे, उसी सर्किट में घट के 0 हो जाएंगे, और फिर उसी सर्किट में वो पलट जाएंगे, फिर पलट के अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होंगे। ये भी मैक्सिमम है बेटा। फिर वो धीमे धीमे घटेंगे और फिर ग्राफ कंटिन्यूअस चलेगा जब तक आप आर्मेचर घुमाओगे। तो यूं छोड़ देते हैं ग्राफ, समझ गए? ग्राफ को यूं छोड़ देते हैं कि ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ये ग्राफ। तो थर्ड मीटिंग नहीं आनी, टेंशन मत लो। अब मैंने ये क्या छोड़ा है, फ्लक्स का ग्राफ आप खुद बनाओगे होमवर्क में, इस इक्वेशन का प्रयोग करके, ठीक है। इस इक्वेशन का प्रयोग करके, ये था एसी जनरेटर। एसी जनरेटर हो सके तो होमवर्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं शीट का, एनसीईआरटी का तो अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, अभी नहीं कर पाओगे। शीट का क्वेश्चन मुझे ही भेज दियो कन्हैया, रिकॉर्डिंग सेकंड में 2 पार्ट में डाल दूंगा और क्या करूंगा। क्या क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन नंबर है, अरे कहां गया, 22, शीट का 22, शीट का 22, ठीक है। धीमे धीमे पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, धीमे धीमे घर पे रिवाइज करते चलिए। मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी, खत्म, बहुत है बेटा आज के लिए इतना। एसी जनरेटर पूरा पढ़ना है, एनिमेशन देख के पहले कंस्ट्रक्शन समझना, पर बार बार एनिमेशन देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो इन पर बनेंगे ना, क्वेश्चन तो इन पर बनेंगे। तो बताइए एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या निकला? अब तो पूरा पढ़ लिया, बोलो क्या निकला प्रिंसिपल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, पहले मैं ड्वेल सिम था बेटा, मैं तो फिजिक्स का मास्टर दोनों था, पर फिजिक्स की दुकान चलने लग गई
तो दोनों दोनों मेहनत हो नहीं पा रही थी मुझसे। फिजिक्स की दुकान, वैसे मैं 12 सिम था पहले, और सुनो 12 नहीं था, ट्रिपल सिम था। कंप्यूटर भी पढ़ाता था, सी प्लस प्लस भी पढ़ाता था पहले में, पर धीमे 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 एक ही उस ट्रैक पे चलने लगा। भैया इसको, अच्छा इसको ग्रुप में डाल देना। अच्छा किसको ग्रुप में डालूं मैं? क्या इंग्लिश? हाँ इंग्लिश। अगले चैप्टर से कर दो ऑफलाइन। अच्छा लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलो बेटा, ओके बाय बेटा, चलें।